आदाब व्यूअर्स, कैचअप क्रिकेट के नए एपिसोड के साथ मैं हूं डॉक्टर हफीज अवान और मामूल के मुताबिक साथ देंगे तौसीफ सत्ती ऑकलैंड न्यूजीलैंड से और मंशा अनवर एडमिंटन कनाडा से। रिजवान हैदर ने कहा था, सफ़र से लौट के हम अपने घर नहीं जाते, सफ़र से लौट के हम अपने घर नहीं जाते, थकन तो होती है ए दोस्त, मर नहीं जाते। वाह। तो पाकिस्तान की टीम थोड़ा थकन का शिकार तो हुई, लेकिन लौट आई। गिरी तो जरूर, लेकिन लेट नहीं गई। बहरहाल वापसी की उसने साउथ अफ्रीका के मैच में। आज हम उसी पे तबसरा करने जा रहे हैं। पोस्ट मैच एनालिसिस कह सकते हैं आप इसको, कि पाकिस्तान कैसे खेला, टॉस के मरहले से लेके पाकिस्तान की बैटिंग तक, उसका थोड़ा सा ग्लिम्पसेस आपको देते हैं। तौसीफ भाई जी, तौसीफ भाई। अच्छा, सबसे पहले तो ये कि टॉस पाकिस्तान ने जीता और पहले बैटिंग का फैसला किया। हमारी राय कल पिछले प्रीव्यू में यही थी कि शायद पहली इनिंग में शायद थोड़ा बहुत स्विंग हो जाए, सेकंड इनिंग में कम हो, क्योंकि डे नाइट मैच है तो नाइट में। एनीवेज तो विकेट बिल्कुल सीधा ही लग रहा था। और क्या कहते हैं, अगर हम देखें तो टॉस जीत के हमारे ओपनर्स चेंज नहीं हो रहे। हम काफी कोशिश कर रहे हैं, जोर पूरा लगा रहे हैं, लेकिन ओपनर्स चेंज नहीं हो रहे। तो रिजवान और बाबर ने स्टार्ट लिया। अब अगेन पिछले 3 महीने से जो है ना, वो जितनी भी दूसरी टीम है उनके पास इतना डाटा इकट्ठा हो गया कि इनको कहाँ बॉल करना है। तो यानी कि रिजवान को जो है वो टांग पे नहीं करना है और उसको ऑफ स्टंप चौथे पांचवें स्टंप से फंसाना है ना, आगे करके गेम। तो मंशा भाई क्या कहते हैं कि अब ये तो बड़ा क्या कहते हैं, कॉमन नॉलेज हो गई है कि रिजवान को किस तरह फंसाना है। तो आपको लगता है कि ये हमारे पास कोई प्लान बी है रिजवान और बाबर के पास? जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि वो जिस तरह कल भी आउट हुए, इसी तरह ही आउट हो रहे हैं। वो इनसाइड ऐसे आउट हो रहे हैं। वो अपनी तरफ से ऑफ स्टंप को वो खेलना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कवर करके, जैसे वो लेग साइड बनाते हैं, और फिर उस बॉल को वो नथिंग शॉट होता है वो। जो हम्म, कल अगर वो शॉट वो लग भी जाता उनकी मिडल से, तो कहीं भी नहीं था। हम्म। वो ना सिंगल वाला शॉट है, और वो मतलब स्लिप लगी हो, स्लिप में भी जा सकता है। इनसाइड एज का सबसे ज्यादा चांस है। तो थोड़ा सा उनको अपने फुटवर्क पे वो मजीद वर्क करने की जरूरत है। बहुत ही बार बॉल उनको मिला, उन्होंने 4 मार दिया उससे पहले, और वो हम्म। सारे बॉल उनसे पार्ला ने बाहर निकाले। वो एक ही अच्छा, वो बॉल उसी। चार भी टॉप एज लगा है? हाँ जी। चार भी टॉप एज लग गया है? हाँ, वो फिर भी बाहर निकल रहा था बॉल, जो जैसे ही बॉल अंदर आया पहले वाला, और वो वहां पे दोबारा रूम के लिए क्रैम्प हो गई। तो ये थोड़ा सा उनको वर्कआउट करे। यकीनन नंबर 1 बैट्समैन रहे काफी देर ओडीआई रैंकिंग में। आई होप कि वो इसको वर्कआउट कर लेंगे। अच्छा अच्छा डॉक्टर साहब, तौसीफ भाई, अब एक सवाल आप जी मुझे 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 पता है, मुझे तो सवाल करेंगे, इससे पहले मेरी मेरी एक रिक्वेस्ट सुनिए। वो ये कि अमूमन टीमें तैयारी करती हैं, बहुत सारे मैच खेलती हैं, कि उससे उनको कॉम्बिनेशन मिलते हैं, दूसरी टीमों के खिलाफ खेलने का मौका मिलता है, तो उसमें बहुत सारी उसकी खामियां, उनकी खामियां पकड़ते हैं और अपनी स्ट्रेंथ को और मजबूत करते हैं। पाकिस्तान के लिए ये हैरान कौन है कि पहला वर्ल्ड कप है जिससे पहले भरपूर तैयारी का मौका मिला, कई सीरीज, एशिया कप वगैरह वगैरह, आप काफी दफा तज़किरा कर चुके हैं उसका। हैरत की बात है कि यहाँ हमने पता नहीं दूसरी टीमों की कमजोरियां पकड़ी कि नहीं पकड़ी, हमारे ओपनर्स की कमजोरियां पकड़ी गई ना। तो ये तो उल्टा रिएक्शन नहीं हो गया, मतलब कि हमारी तैयारी उनके उनके काम आ गई दूसरी टीमों के। हाँ, देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं। सेकंडली ये कि देखिए ये कोई वो तो मतलब कोई सीक्रेट बात तो है नहीं। अगर आपको याद हो, जब पाकिस्तान ने एशिया कप स्टार्ट किया था और रिजवान स्कोर कर रहा था, तब भी हम यही बात कर रहे थे कि यार ये इसका टांग नहीं चल रही अगली। ठीक है, जहाँ पे थोड़ा-सा टीमों ने आगे खिलाना शुरू किया, अब रिजवान को शॉर्ट पिच कोई नहीं करा रहा ना। ये करा रहा है तो बहुत ऊँचा बाउंसर मारा, आगे कोई नहीं। तो उसकी जो लेग साइड पे जो नहीं, जो शॉट हम जैब करता है लेग साइड पे, वो नहीं लग रहा। तो मतलब ये कि उस टाइम हम जब वो रन्स कर रहा था तो हम कह रहे थे कि यार ये फँसेगा यहाँ पे। तो आई थिंक कि मतलब, और हम ज़ाहिर है कि हमारे से बहुत बेहतर लोग होंगे जिनका ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, ज़्यादा कोचिंग, तो दे वर्क इट आउट, राइट? तो उसमें ये होता है कि आप अपनी गेम को किस तरह इवॉल्व करते हैं ना सिचुएशन के हिसाब से। और जिस तरह हम पहले ही कहते आ रहे हैं कि यार अगर बाबर 3 पे आ जाएँ तो हमें जो जो रन रेट का भी मसला है वो भी हल हो जाएगा, और सेकंडली बाबर को ओपन फील्ड मिलेगी। अब मसला ये है कि आप बाबर थोड़ा-सा स्ट्रगल कर रहे हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट ही इज़ बैटिंग इन द सर्कल। दैट इज़ द लास्ट थिंग यू वांट, क्योंकि जब आप स्ट्रगल कर रहे हो तो आपको फील्ड ओपन मिले तो चलो, टी20 है ना, उन्होंने 6 फील्डर तो अंदर रखने नहीं, उन्होंने 4 ही फील्डर अंदर रखने हैं, तो फिर बाबर को गैप्स मिल जाएँगे ना। तो अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है, एक तो स्ट्रगल कर रहे हैं, ऑन टॉप ऑफ दैट वो बेचारा सर्कल में खेल रहा है, जो उसके लिए क्या कहते हैं, डेफिनिटली टीम्स हैव वर्कड इट आउट। लेकिन आई डोंट थिंक दैट्स मच ऑफ अ प्रॉब्लम। उसमें अगर थोड़ी-सी एडजस्टमेंट बाबर करें, क्रीज से थोड़ा-सा बाहर आके खेल लें या फिर नंबर 3 पे आके खेल लें, तो इट वोंट बी एन इश्यू। विद रिजवान अगेन ही हैज़ टू
focus on rotating the strike rather than looking for boundaries, which he has been. तो आई गेस कि दोनों की जो है वो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है, लेकिन शायद जिद है एक कि जिस तरह रिजवान पहले कह रहा था भाई मैं ऑफ स्टंप की बॉल को लेग पे खेलूं या ऑफ पे खेलूं मेरी मर्जी। तो मंशा भाई आप इस बारे में क्या कहते नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ कि टॉप पे पहुंचना बड़ा आसान है। अगर मैं राशिद खान को देखूं, सारे लोगों के पास वीडियो है, बॉलिंग कोचेज हैं, वीडियोस देख सकते हैं, हाथ ऊपर से आ रहा है, हाथ यहाँ से छोड़ता है, गुगली यहाँ से तेज करता है, स्टिल वो इवॉल्व करता है विद अपने मैच टू मैच, क्योंकि वो भी इसको सारा वर्कआउट कर लेते हैं कि इसको स्वीप मारे, इसको निकल के मारे, इसको हट के खेले, लेकिन वो इवॉल्व कर रहा है तो आज तक वो टॉप बॉलर है। इसी तरह ही जिस तरह आपने बात की कि अपने रिजवान को भी अगर उनकी एक शॉट वो क्रिएट करते हैं लेग स्टंप पे, तो अगर वो नहीं चल रही तो उनको भी इवॉल्व करना पड़ेगा और थोड़ी सी टैक्टिक्स को चेंज करना पड़ेगा। बाकी बाबर की आपने बात की तो कल तो बिल्कुल ही वो लग रही थी कुछ लेबर कर रहे हैं, बहुत जोर लगा रहे थे, और वो जो उनका वो शेवा नहीं है वो इस तरह की शॉट्स खेलना, कि कुछ वो स्लो बॉल और हाथों 5 घंटे पहले नजर आ गई थी कि स्लो है, और इतनी ऑल आउट शॉट मार रहे हैं और सर भी खड़ा हो रहा है, और मतलब वो बाबर लगे नहीं वहां पे। तो मेरा नहीं ख्याल कि उनको स्टिल हारिस ने प्रेशर उतारा था उनसे, उनको अपनी नॉर्मल गेम करनी चाहिए। और आपने बहुत 1 साल से आप कह रहे हैं कि नीचे आ जाए और इनिंग को बिल्ड करने में आसानी होगी, सिंगल्स मिलेंगे जी। अच्छा सतीश साहब, ये जो मिडल ऑर्डर ने स्कोर बिल आखिर कर दिया, इफ्तिखार की दूसरी निसफ सेंचुरी है और शादाब ने भी निसफ सेंचुरी की, नवाज ने भी अच्छा शेयर डाला उसमें, इसमें मिडल ऑर्डर का बहुत सारा हाथ है, या आपका ख्याल है कि ओपनर्स के जल्द आउट हो जाने का ज़्यादा हाथ है, और जो हारिस ने पेस सेट कर दी थी उसी मोमेंटम को आगे बरकरार रखा? अच्छा, इसमें सॉरी अगर मैं आपको एक मैच का रेफरेंस दूं, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया का। न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया का मैच जो हुआ ना वर्ल्ड कप का, जो पहला मैच था न्यूजीलैंड का, उसमें फिन एलन ने ना पहले ओवर में स्टार्क को मारा, फिर हेजलवुड को मारा, फिर कमिंस को मारा, राइट? और वो वर्ल्ड क्लास बॉलर थे, ठीक है? तो उनको समझ ही नहीं आया हुआ क्या। तो मेरा ख्याल है कि जो हारिस ने रबाडा को जो ऑफ स्टंप के बाहर से मिड विकेट के ऊपर छक्का मारा, और ठीक 80-85 मीटर का छक्का मारा, और फिर उन्होंने बाउंसर किया उनको, फिर उन्होंने पीछे छक्का मारा, और फिर तीसरा ऑर्थोडॉक्स फुल शॉट पे चौका मारा। तो आई गेस कि जो हारिस ने जो टोन सेट कर दी ना, इट कुड बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिस तरह आप कह रहे हैं कि वो लोग जल्दी आउट हो गए, रिजवान और बाबर, तो हमें एक्सप्लॉइट करने का मौका मिल गया टॉप 6 ओवर्स को ना। एंड हारिस प्लेड, अनफॉर्चुनेटली वो बिल्कुल ऑफ स्टंप से, मतलब ऑफ स्टंप की थोड़ा सा ऊपर खाया उन्होंने, एक आध इंच बाहर होता तो वो भी आउट नहीं होते, बट ही चेंज द टोन ऑफ द गेम। और उसके बाद ये था कि ऑल्दो हमारी 3-4 विकेटें गिरी हैं, लेकिन रन रेट जो था ना हमारा, रन रेट अच्छा था। हालांकि आप देखें तो बाबर और रिजवान ने काफी डॉट बॉल्स खेले, हमने 6 ओवर में डॉक्टर साहब 20 डॉट बॉल्स खेले। तो जो हमने जितने भी रन किए 16 बॉलों पे किए, और ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ द रन्स आर स्कोर्ड बाय हारिस। तो डेफिनेटली हारिस ने जो टोन सेट की, दैट हेल्प्ड इफ्तिखार, नवाज और फिर शादाब टू लॉन्च आफ्टरवर्ड्स। और स्पेशली जब आपने जो जिस तरह अगर रबाडा है तो पहले ओवर में उसको मार पड़ गई, तो या दूसरे ओवर में मार पड़ गई, तो दे वर इन अ स्टेट ऑफ शॉक, समझ रहे हैं कि हमारे सबसे अच्छे जो बॉलर हैं उनको मार पड़ गई। तो आई थिंक कि जो हारिस का जो काउंटर अटैक था, दैट रियली चेंज द मोमेंटम इन पाकिस्तान फेवर। आई नो कि हमारी 4 विकेट गिर गई थी, फिर शान मसूद भी आउट हो गए, लेकिन वी स्टिल हैड डिसेंट रन रेट मेरे हिसाब से। डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ कि इफ्तिखार जो है जब से टीम में आए हैं कंसिस्टेंट है, कोई रैश शॉट उन्होंने नहीं मारा, जहां खड़े होकर खेलना पड़ा, इंडिया के खिलाफ भी मैच उन्होंने बनाया। कल भी मेरा हाल है उनकी की इनिंग है कि शुरू में मोमेंटम मिल गया, और अगर वो 90 में भी रबादा को ना मारते और वो चला के ना रखते, क्योंकि नवाज उस टाइम बिल्कुल अभी वो सेटल हो रहे थे। तो मेरा हाल है दोनों मैचों में भी और पीछे भी जितने मैच वो खेल रहे हैं, बेशक उनको 10 बॉलें मिल रही हैं, वो जिस तरह हम कह रहे हैं कि आसिफ रैश शॉट मार रहे हैं या खुशदिल ने मारा है या हैदर अली ने, तो वो मेरा हाल है टीम के लिए बड़ी स्टेबिलिटी लाए और बहुत ही शानदार कल उन्होंने इनिंग खेली। ग्रेट। थोड़ी सी एक बात मैं ऐड करता चलूं नवाज की, कल नवाज आउट हुए हैं और वो एलबी नहीं थे, इनसाइड एज था, और वो भाग पड़े हैं और उधर से दूसरी तरफ से वो रन आउट हो गए, तो उन्होंने ना ही अंपायर आउट दे चुके थे, तो उन्होंने वो थर्ड अंपायर के पास ही नहीं गए, रिव्यू ही नहीं लिया, वो इसी गुस्से में थे कि इफ्तिखार नहीं भागे और मुझे रन आउट करवा दिया, राइट। तो ये थोड़ी सी गेम अवेयरनेस बहुत जरूरी है। मेरा ख्याल है पिछले 3-4 मैचों से हम देख रहे हैं उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं है, और वो वाइड बॉल पे और कुछ नो बॉल्स उन्होंने की, और सेकंड लास्ट बॉल पे पिच शॉट मार देना, और ये वाला बिल्कुल मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि उनके टैलेंट में कोई कमी नहीं। देखिए जहाँ शादाब खेले आज वो भी खेल गए,
तो किसी नंबर पे भी खेल सकते हैं। लेकिन ये जो गेम अवेयरनेस है, अगर आप ज़िम्बाब्वे पाकिस्तान का मैच देखें, तो सिकंदर मिर्ज़ा के पास लॉन्ग ऑफ पे बॉल गया और जो क्लोज एंड हो आपने वहाँ पे थ्रो करनी होती है, यानी कि बॉलिंग एंड पे। लेकिन क्योंकि अफरीदी ने शॉट खेला था और अफरीदी ने लंबा भाग के वापस जाना था, शाहीन अफरीदी ने, तो उन्होंने कीपर एंड पे थ्रो की और शाहीन अफरीदी रन आउट हुए और वो 1 रन से मैच जीत गए। क्योंकि शॉर्टर एंड पे हर कोई अगर गलती हो जाए, कप्तान भी कहेगा, हर कोच कहेगा, यहाँ क्यों नहीं थ्रो की? नज़दीक था। लेकिन वो रनर जो होता है, वो जो नॉन स्ट्राइकर है, उसका एक एज था, वो भाग के आ रहा था, अफरीदी शॉट खेल के जा रहा है। तो ये गेम अवेयरनेस है जो बड़ा क्विकली आपने फिगर आउट करना है कि क्या करना है मैंने। तो वो इसी गुस्से में बाहर चले गए और उन्होंने वो रिव्यू ही नहीं लिया और वो इनसाइड एज था बहुत बड़ा। जी। वैसे तो खैर वन वन अपील इज गुड इनफ फॉर ऑल द आउट्स। अगर वो इधर ना आउट होते तो उधर आउट हो जाते। नहीं, लेकिन हाँ, डॉक्टर साहब लेकिन जब वो अंपायर ने एलबी दे दिया डेड तो हो गेम जाता है डेड हो मेरा, बॉल डेड हो जाता है जब वो हाँ उसके डिसीजन बाद लेता है। या इस केस में जरा हाँ, डिफरेंट है, या बिल्कुल जी, इस जी, केस में डिफरेंट है या। जी, वो होता तो है कि लेकिन एलबीडब्ल्यू है या नेक कैच हो गया तो फिर उसमें वो अपील काफी होती है सारे आउट्स के लिए। शहजाद शादाब की बैटिंग पे थोड़ी बात हो जाए। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। क्या उसने माशाल्लाह क्या कहते हैं, और मेरा ख्याल है कि अभी ये वाला नंबर इसके लिए सूटेबल इस तरह है कि मतलब छठे सातवें पे कि वो ही कैन प्ले हिज गेम विदाउट बीइंग स्लिप बिल्डिंग इनिंग्स। तो लेकिन उसने नोकिया के जो हमारे हिटिंग की नोकिया के ऊपर दैट वाज अमेजिंग, जो फुल टॉस पे छक्का भी मारा लेग साइड पे, बट ही लुक्ड आई थिंक उन्होंने जो हमें एक्स्ट्रा 15 रन का एडवांटेज उन्होंने दिया, मेरे ख्याल 15 से 20 रन का तो डेफिनेटली हमें एडवांटेज दिए, क्योंकि ऐसा नहीं लग रहा था कि हम 160 से ऊपर जाएंगे। और 160 से जो हमने 185 पे गया, तो दैट्स ऑब्वियसली इफ्तिखार आल्सो प्लेड रियली वेल विद हिम। लेकिन उसको जो लॉन्चिंग पैड मिल गया था शादाब को, दैट वाज आइडियल फॉर हिम टू पुश फ्रॉम देयर। डॉक्टर मंशा भाई इनकी फील्डिंग बॉलिंग देख लें अगर। जी, जी प्लीज। तो बॉलिंग हम देखना चाह रहे हैं साउथ अफ्रीका की। जी। सो अगर हम देखें तो ऑब्वियसली वेन पार्नेल ने अपना काम कर लिया, रिजवान को जो था वो शुरू में टाई डाउन करके आउट कर लिया, उसके बाद आखिरी ओवर में उनको भी थोड़े से पड़ गए। रबाडा वो जो जिस तरह हमने कहा कि हारिस ने जो असॉल्ट किया उसके ऊपर, he obviously ended up conceding 44 in 4 overs, and he's obviously world class bowler. तो आई थिंक कि वो जो थोड़ा सा हमें मतलब शुरू में हारिस कर गए, तो उसका ये एडवांटेज हो गया कि हमें उनके जो जो बेस्ट बॉलर था उसी को हिट कर दिया। और इंटरेस्टिंगली उन्होंने 5 ही बॉलर यूज किए साउथ अफ्रीका ने, डिस्पाइट देयर मेन बॉलर्स गोइंग फॉर रन्स। और दरमियान में जो बारिश हो गई आखिर में, बॉल थोड़ा सा वेट था, गेम थोड़ा सा रुका, फिर चलाया उन्होंने। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा उसका भी हाथ है हमारे आखिरी 15-20 रन एक्स्ट्रा में, मंशा भाई, डॉक्टर साहब? मेरा ख्याल है शायद वो बैटिंग हमने अच्छी की। मेरा ख्याल को इतने को उन्होंने बॉल बुरे किए, लेकिन वो कुछ शादाब ने और उधर इफ्तिखार ने भी रबादा को बाद में मारा। तो मेरा ख्याल है शायद उन्होंने बैटिंग अच्छी की और नवाज ने भी शम्सी को कुछ स्वीप पे रखा। तो मतलब कुछ अच्छी हमारी बैटिंग थी। मेरा ख्याल है कोई इतनी को बैड बॉलिंग नहीं थी। वो नोकिया के एक फुल टॉस है जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल को इसके अलावा इतनी को बुरी बॉलिंग थी। डॉक्टर साहब आखिरी 7 ओवर में हमने किए 90 रन, तो वो क्या कहते हैं, एंड दैट वाज द टर्निंग पॉइंट। हमें आसिफ अली के बगैर भी हम 7 ओवर में 90 रन कर सकते हैं, तो हमें क्या लाजमी बिग हिटर्स चाहिए? नहीं, मेरा ख्याल है कि ये पाकिस्तान का शेवा रहा है, एक ज़माने में तो बहुत था, ये पिछले कुछ अरसे से हम इस चीज़ में थोड़ा नीचे गए कि स्लो डाउन खेलो, विकेट रोक के बाद में हमारे पास ख़ास किस्म के हिटर्स थे, जैसे अब्दुल रज़ाक वगैरह थे, तो वो तगड़ी हिटिंग करते थे और पाकिस्तान हमेशा आखिरी ओवर्स में अच्छे रन कर लेता था कि जितने 10 में किए उससे डबल मोइन रन खान हो गया, मोइन खान वगैरह, या ये लोग वन एंड हाफ फिनिशिंग वनडे क्रिकेट में अच्छे फिनिशर्स थे वनडे हमारे पास। क्रिकेट में वो अच्छे रन इकट्ठे कर लेते थे। तो नो डाउट कि वो अप्रोच मुझे कहीं ना कहीं वापस ना आती हुई नजर आई है ना, कि पाकिस्तान ने इस तरह डिपेंड नहीं किया कि एक ही बंदे ने ऑल आउट जाके सारा मतलब उसका दिन होता है जैसे, तो वो दिन है तो उसी ने सारे रन कर दिए। यहाँ उन्होंने शेयर किया, उसको नवाज ने भी किया, शादाब ने भी किया, इफ्तिखार ने भी किया। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। मेरा ख्याल है कि जो आसिफ पे एक तो दो तीन चीज़ें हैं। एक तो जहाँ जहाँ उनको मौका उन्होंने प्रूव भी नहीं किया, और जहाँ कहीं कम मौका भी मिला, 2 3 4 5 बालें, तो वो पहली बॉल को यही सोच के गया कि मैंने बॉल को तारा बना देना है ना, निकाल देना है, ग्राउंड से बाहर कहीं फेंक देना है। हालांकि उनको ये जरूरत है समझाने की कि जितना मर्जी दूर बॉल जाए, रन 6 ही मिलते हैं मैक्सिमम, इससे ज्यादा नहीं होते। तो वो मेरा ख्याल है कि अपने आप को एक्स्ट्रा फोर्स कर रहे हैं, जो उनसे एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उसी उसी को लेकर चल रहे हैं कि रन बनाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मैं बॉल को बाहर फेंकूं बाउंड्री पे।
बिल्कुल। तो थोड़ी सी उनको अप्रोच को चेंज करने की जरूरत है मैं हासिफ को। भारत स्टिल इज गुड के मतलब मंशा भाई एक नजर उनकी बैटिंग और हमारी बॉलिंग के ऊपर भी डाल दें कुछ। सो क्विंटन डिकॉक, शाहीन शाह अफरीदी पहले 2 ओवर में 2 रन दिए, 1 विकेट ली, तो शुरू में ही प्रेशर रखा। और आज शाहीन शाह अफरीदी इस मैच में अपनी कमर बेंड कर रहे थे, यानी कि उन्होंने एक बॉल 132 पे किया तो अगला 143 पे किया। यू कैन सी कि ही इज पुटिंग एफर्ट इन एंड दैट ऑब्वियसली लुक्ड अपार्ट। अच्छा डॉक्टर साहब, मंशा भाई बबूमा के ऊपर बहुत उंगलियां उठाई जा रही थी और पाकिस्तान ने उनको फॉर्म में लिया है, जिस तरह हम कोहली को लेके आए थे एशिया कप में। तो क्या कहते हैं ओवरऑल आपको कहीं ऐसा लगा कि शायद मैच हाथ से निकल रहा है जब मार्करम और बबूमा खेल रहे थे? यकीनन ऊपर से थोड़ी सी अप्रोच थी, लेकिन बहुत की प्लेयर है उनके, डिकॉक और रायली रस्सो। मेरा हाल है वो बहुत क्रूशियल विकेट्स थी जो डेंट उन्होंने डाला, तो फिर बड़ा मुश्किल था उनको रीबिल्ड करना, क्योंकि वो एक रीबिल्डिंग प्रोसेस से गुजर के फिर उन्होंने स्टंप पे आना था कि वो नीचे से मारे। तो मेरा हाल है वो शुरू की 2 विकेटें बहुत उनके लिए नुकसानदेह साबित। ये मुझे लगता है सती साहब कि ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान कुछ मैचेस में परफॉर्म करता रहा ना, ये साउथ अफ्रीका ने कमोबेश उसी तरह की बैटिंग की है कि ऊपर से जैसे डिकॉक के आप देख रहे हैं कि 5 बॉल खेलने के बाद 0 रन किए उन्होंने, तो डबल प्रेशर कर गए। अगर वही 5 बॉलों पे वो 10 रन करके आउट हो जाते तो डिफरेंट स्टोरी होती। तो आउट भी हो गए और साथ प्रेशर भी क्रिएट कर गए। इसी तरह 6 बॉलों पे 7 रन राइले राउसो ने किए, तो 11 बॉल 7 रन और 2 विकेटें। तो वो प्रेशर जो बिल्ड हो गया था वो फिर उसको हैंडल करना काफी मुश्किल था। गो के बमूमा ने कोशिश की अपने तई, किसी हद तक वो कामयाब भी रहे, लेकिन वो शायद लंबी इनिंग कम से कम एक इनिंग उनमें चाहिए थी जो 60-70 रन करते तो फिर ये मुमकिन हो सकता था, वरना काफी मुश्किल था इसको। अच्छा मंशा भाई, जो शादाब, अगर बॉलिंग स्टैट्स दिखाएं, शादाब ने जो है बबूमा को आउट किया अपने स्पेल की पहली बॉल पे, और फिर मेरे ख्याल उसी ओवर में मार्करम को भी आउट कर दिया। आपको लगता है कि वो दैट वाज द चेंजिंग पॉइंट? मैं तो आपको कहता हूँ कि हमारा की प्लेयर है, क्योंकि जब वो स्कोर करेगा और जो मिडिल ओवर में वो आउट करेगा तो पाकिस्तान मैच जीतेगा। तो यकीनन इस टाइम मैक्स फैक्टर हमारा शादाब ही है। यकीनन और लोग भी हैं हर बंदे के हिसाब से, लेकिन मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वो बड़ा की पॉइंट था। और यहाँ पे मैं एक और बात देखूं कि मतलब आप देखें नवाज का 1 ओवर है, राइट, वसीम के 2। तो मतलब क्या ख्याल है, कुछ कप्तानी का मार्जिन आज बाबर आजम ने अच्छी की कप्तानी? नहीं, ये तो बाय डिफॉल्ट ओवर्स कम हो गए ना, ये बारिश सही है। 14 के ओवर हो ओवर गए। के मतलब वो तो कोटा ही 3 का रह गया ना। हाँ, हाँ अब अगर ये देख बेटे लें से कि हारिस रऊफ को पहले में 20 पड़ा है, उसने फिर दूसरा ओवर उसको करा दिया उस टाइम। तो पहले में 20 पड़ा था, उसको बैकएंड के लिए रख लेता ना। तो आई गेस कि, लेकिन ऑब्वियसली हम क्रिटिकल हैं बहुत ज्यादा बाबर की कप्तानी पे। मेन रीजन ये है कि वो बॉलर्स को रोटेट नहीं करता, लेकिन डेफिनेटली आज 6 बॉलर्स यूज कर लिए, बट पार्ट ऑफ दैट इज बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली कि ओवर रिडक्शन हो गई। जहाँ पे हारिस को पहले ओवर में ज्यादा 20 रन पड़ गए थे, तो उसको रोक लेना चाहिए था उसको, क्योंकि पहले में 20 पड़े, दूसरे में 17 पड़ गए ना, 2 में 37। दैट्स वहां पे उसको पहला ओवर जब मार पड़ती है तो रोक के फिर बाद में ले आए ना। तो मेरे ख्याल है वहां थोड़ी सी गलती की। बाकी क्या कहते हैं, शादाब ने पहले ओवर में 2 आउट कर लिए, तो आपको लग गया कि स्पिनर्स का काम है, तो फिर नवाज से मेरे ख्याल है 3-4 ओवर 3 ओवर बनते थे नवाज के। लेकिन ओवरऑल आई थिंक स्टिल बेटर देन जस्ट यूजिंग 5 बॉलर्स। और छठा बॉलर को कवर करा दिया, मेहरबानी है भाई। जी। और ये ऐसे एक जनरल सती भाई और डॉक्टर साहब दोनों से सवाल है कि बहुत ज्यादा कैचेस छूट रहे हैं। वो उंगलियां ऊपर हो, हाई बॉल हो, उंगलियां नीचे हो, लो बॉल हो, रनिंग कैच हो, खड़े होके कर रहे हैं, हर टीम से कैच छूट रहे हैं। और मैं अब ये भी नहीं कह सकता कि ये मेरे अपने उधर G6 में मैच हो रहा था, फ्लड लाइट सही नहीं थी। ये तो मतलब इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के वो हैं, लाइटिंग है और सब कुछ है। और ये क्या मसला है कि हर टीम मुसलसल वो बड़े क्रूशियल कैचेस वो छूट रहे हैं, तो ये क्या इसका मेरा ख्याल है कोई? प्रेशर है काफी क्लोज, क्योंकि अभी तक कोई भी टीम डिसाइडेड नहीं है कि सेमीफाइनल कौन खेलेगी। एक एक मैच रह गया है और 12 की 12 टीमें अभी तक लाइनअप हैं, कि सिवाय मेरे ख्याल है एक अफगानिस्तान आउट हुई है शायद या नीदरलैंड, बाकी सारी 10 टीमें अभी लाइनअप हैं कि कोई भी सेमीफाइनल क्वालिफाई कर सकता है आखिरी मैच तक। तो वो मेरे ख्याल जो प्रेशर है ना सारी टीमों पे बरकरार है, तो शायद उसी वजह से फील्डिंग में भी मिस्टेक्स हो रही हैं। अच्छा, नाइट मैचेस में और स्पेशली जो डे नाइट मैचेस है ना, ट्वाइलाइट, यानी कि अगर पाकिस्तान की इनिंग में आप बात कर लें बाद में, स्ट्रेट फॉरवर्ड कैचेस, ऊंचे कैचेस की बात कर रहा हूं, तो ट्वाइलाइट में जो है वो बाज का कैच करना आसान नहीं होता। जो ट्रांजिशन टाइम होता है ना डे और नाइट के दरमियान में, उसमें। और नाइट मैच में ऑब्वियसली क्या कहते हैं, थोड़ा सा ग्राउंड बाज का स्लिपरी है, जिस तरह थोड़ा सा वेट है,
तो उसमें भी है कि वो फुटिंग आपकी अगर स्ट्रांग नहीं है तो आप थोड़ा-सा, लेकिन दीस थिंग्स असाइड डॉक्टर साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रेशर इज़ ऑन टॉप ऑफ एवरीथिंग, राइट? कि आप जब प्रेशर होता है तो फिर ज़रा कि आपके हाथ-पाँव फूल जाते हैं और आप गेंद को, लेकिन आपने न्यूज़ीलैंड के भी देखा है कि जो कैचेज़ उन्होंने कुछ पकड़े हैं, छोड़े भी हैं लेकिन पकड़े भी हैं तो बहुत आला कैचेज़ पकड़े। क्योंकि कल वो मिचेल ने बाउंड्री पे बिल्कुल छोड़ दिया ना कैच उनका, सीधा-सीधा, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल, बड़ा बिल्कुल। सी नहीं। वैसे मैं कह रहा हूँ कि ये पहले बहुत ज़्यादा बुरा समझा जाता था और कैच छोड़ देना एक बहुत ज़्यादा मतलब एक सारी उम्र याद रखा जाता था। शायद अब वो कल्चर क्रिएट हो गया T20 की वजह से कि छक्का मारते हुए आउट हो रहे हैं, कोई बात नहीं यार, मारना ही था ना छक्का। हुँ, अप्रोच थी मतलब उस अप्रोच से, और ये बड़ी फास्ट क्रिकेट है, कैच छूट गया कोई बात नहीं। थोड़ी-सी अब लग रहा है कि ऐसी कोई, मुझे लग रहा है कि अब कैच भी छोड़ रहे हैं तो वो नहीं, अगर वो फाइनल में छूट गया तो शायद याद रखा जाए, वरना याद ही नहीं रख रहे कि 2 कैच छोड़ दिए, 3 छोड़ दिए। मेरा ख्याल टाइम ही नहीं होता मंशा भाई, आप वाली बात है कि वो उसमें टाइम ही नहीं होता इतना सोचने का। उसको दिल में गालियाँ दे लो जितनी देनी है, लेकिन मूव ऑन इसलिए कि वो आपके फील्डर्स, वरना आपको अंदर लाना पड़ेंगे आखिरी ओवर्स में। तो सो कीप ऑन मूविंग ना, वो टाइम बचाने के लिए मैं उसको फॉरगो करके तो आगे चलते हैं ना, कि ठीक है। चलें डॉक्टर साहब, इसको अगर वाइंड अप करें हम एपिसोड को, क्या कहते हैं, अब मुझे इख्तितामी अल्फाज आपकी तरफ से? अब पता नहीं ये लाइटर नोट पे है या सीरियसनेस है। मैं एक बात कहना चाहूँगा, मंशा भाई की बात से मुझे ऐसे अचानक ख्याल आया कि शादाब अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसको कप्तान ना बना दिया जाए। सर ये बिल्कुल वो बाबर को भी वाइस, इसी तरह बनाया था कप्तान। मैं मतलब तो उसके दो समझता हूँ फायदे, कि या तो कप्तानी और परफॉर्मेंस की चमक जाएगी, या ये है कि जो परफॉर्म कर रहा है वो भी रह जाएगा। सर एक और हमने उसके इलाके का एक और कप्तान बनाया था, बाद में प्राइम मिनिस्टर भी बन गया था, ये देख लें आप बस। तो नहीं, मैं उस इलाके का तो कप्तान फिर मिसबा भाई भी बन चुके हैं। वो भी कामयाब और तरीन नहीं, कप्तानों में मिसबा से ऑलराउंडर नहीं था ना। एक। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो पीएसएल में भी बहुत अच्छी उन्होंने कप्तानी जी की बिल्कुल, और बहुत मैच्योर उन्होंने तौर पे कप्तानी की, और यहाँ भी वाइस कैप्टन है और मेरा ख्याल है कप्तानी के मटेरियल है। चलो, बिल्कुल, ग्रेट बिल्कुल। जी, इसी उम्मीद के साथ और कि पाकिस्तान अच्छा परफॉर्म करेगा। और अभी एक मैच रहता है, सब टीमों का एक मैच रहता है। पाकिस्तान का मैच है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश भी लाइनअप है, वो भी सेमीफाइनल की उम्मीदवार है, और पाकिस्तान भी उम्मीदवार है। तो देखते हैं आज और कल के मैचेस के बाद क्या सूरत हाल बनती है। तो होप फॉर द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।